हेमंत भाई एक चीज बताइए, ये जो जो एक सिलसिला चला था, जो अभी पता है कि संसद की कार्रवाई से इन्होंने कायर शब्द निकलवा दिया और अडानी निकलवा दिया है। तो कायर निकालने से कोई कायर नहीं रहेगा क्या? जो जिसको बोलना था वो तो कायर जो है तो कायर है, उसमें कायर निकालने से मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। प्रकाश पोहारे के साथ जी के साथ मैं कहीं था, हम सब लोगों के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को ये बंद कर देना चाहिए मोदी सरकार कहना, कहना मोदी की गारंटी कहना। अब ये अडानी सरकार है और ये ऊपर से नीचे तक अडानी सरकार है, इसमें किसी को गलतफहमी अब नहीं रहनी चाहिए। तो एक तो मैं इस पे आपका एक वक्तव्य चाहूंगा कि जो राहुल गांधी संकेत कर रहे हैं वो एकलव्य की बात कर रहे हैं वो सब, लेकिन सारे अंगूठे काटे जा रहे हैं एक ही व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति का नाम है अडानी। और वो कह रहे हैं कि भाई अडानी के लिए आप सारा कुछ सब कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सब कुछ। दूसरा में एक चीज जरा और थोड़ा वो है जो आपसे समझो, ये बहुसंख्यक और बहुमत को ये कंफ्यूज करते हैं आरएसएस और बीजेपी वाली। लोकतंत्र बहुमत से चलता है, लोकतंत्र बहुसंख्यक से नहीं चलता है। तो वो एक, जब आपको जो शेखर यादव कर रहे थे उस दिन, वो ये जनरली लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है। तो मैं जरा इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो सोची समझी रणनीति के तहत बहुसंख्यक का राज्य चलेगा कि बहुमत का राज्य चलेगा, मेरे हिसाब से बहुमत का राज्य चलेगा। वो कहते हैं बहुसंख्यक का राज्य चलेगा। तो मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो अब अडानी सरकार में ट्रांसफर हो गई, मोदी सरकार आते 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 अब बिल्कुल साफ अडानी सरकार है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से आज बिल्कुल चीजों को साफ किया, हिम्मत के साथ मनुस्मृति लेके आए, हिम्मत के साथ कल प्रियंका गांधी ने ये बात कही और ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए थी। उन्होंने ये हिम्मत से ये बात कही, संभल की बात उठाई, उन्होंने अदनान की बात हिम्मत से कही। मैं थोड़ा इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, हेमंत भाई। धन्यवाद आनंद जी। सारे साथियों को नमस्कार। कल जो प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया और जो राहुल गांधी ने आज भाषण दिया, प्रियंका के भाषण में एक कमी थी बहुत बड़ी, और वो कमी ये थी कि उन्होंने कहा ये संघ का विधान नहीं है। उनको कहना चाहिए था ये अडानी का विधान है, इट शुड हैव बीन अदरवाइज। वो मुझे लगता है ज्यादा उचित होता, क्योंकि आप एक चीज देखिए, प्रियंका ने कल बड़ी भिगो के जिसको कहते हैं वो कार्यक्रम किया, भिगो के, और उसमें से केवल एक शब्द हटा है और वो शब्द है अडानी जी का। तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है और ये भी पता लगता है कि, और वही गलती आज राहुल गांधी ने भी कर दी, उन्होंने भी 3-4 बार अडानी कह दिया, तो वो अडानी शब्द हट जाएगा उसमें, वो स्वतः स्फूर्त है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार पिछली टर्म में आपको और मुझे हमारी नासमझी के कारण संघ की सरकार लगती थी, संघ का विधान लगता था, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सरकार जो है ऑटो पायलट मोड में है और उसका नियंत्रण और रिमोट सारा अडानी साहब के हाथ में है। वो अब क्लियर हो गया है। राज्यसभा में आप नाम ले दीजिए, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। लोकसभा में आज जब अडानी का नाम लिया, आप स्पीकर का केवल एक बार फोटो शक्ल देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो राहुल गांधी जब भी खड़े होते हैं वैसे ही शक्ल बदल जाती है दोनों की, लेकिन जब आज उन्होंने अडानी का नाम लिया तो उनकी बस नहीं चली, क्योंकि सारे संविधान पे चर्चा और सारी चीजें। तो इसमें अडानी का विधान होना चाहिए, संघ का विधान बेशक प्रियंका ना कहती तो भी कोई बात नहीं थी, संघ का तो सारे देश ने देख लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने की कि साहब बहुसंख्यक और बहुमत, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। तो ये उतना सा ही फर्क है। पढ़ा लिखा आदमी और उस कायदे को कोई उल्टा पढ़ ले तो उसको कुपढ़ कहा जाता है। इन्होंने उल्टा पढ़ रखा है, संविधान भी, पूरा ज्ञान भी जो इनका अर्जित है वो एक पैरोकियल व्यू के साथ है। इनका एक अपना देखने का एक नजरिया होता है, उसी के अंदर ये हर चीज को देखते हैं, उसी को इंटरप्रेट और उसी को मिस इंटरप्रेट करते हैं। इस पूरे संघी इकोसिस्टम पूरे का पूरा, उसमें कोई यादव जज हो या कोई ना हो वो एक अलग बात है। यादव को तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जल्दी है, इसलिए बेचारे ने वो कर लिया, और आजकल इसी तरीके के कार्यक्रम तमाम जजेस कर भी रहे हैं दुर्भाग्य से। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि कल जो प्रियंका ने किया या आज राहुल ने किया, देखिए आनंद जी, आप सारे वरिष्ठ हैं, मुझसे 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनका जो पूरा जुगाड़ है, ये इनके 3 दुखती रग हैं। पहली दुखती रग है इनकी संविधान, दूसरी इनकी दुखती रग है तिरंगा, और तीसरी दुखती रग है महात्मा गांधी। अब दुर्भाग्य देखिए कि 75 साल तक संघर्ष करने के बाद भी बेचारों को इन्हीं तीनों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, ना चाहते हुए, और उस पर संसद पे चर्चा करानी पड़ती है। कोई इच्छा नहीं इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर झुकाना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है। दिक्कत उसका कारण समझिए क्या है
कि सावरकर और गोडसे के जो चित्र और उनकी प्रतिमाएं दुनिया में कहीं भी नहीं लगी हुई। तो ले देके या तो नेहरू जी को कुल चिढ़ाने पड़ते हैं या गांधी जी को चिढ़ाने पड़ते हैं। और वहां ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने लगवा दी। दुनिया के 130 से ऊपर देशों में गांधी जी की वो लगी हुई है प्रतिमाएं, जो लेटेस्ट जो जानकारी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि मोदी जी जहां जहां सिर झुकाते हैं, वो कहां कहां सिर झुकाते थे आप याद कीजिए। अडवाणी जी को झुकाते थे। सबसे पहला काम उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा, फिर वो संसद के द्वार पर उन्होंने सिर झुकाया था, वो संसद ही नहीं बनवा दी। और अब जो है वो संविधान के सामने माथे पर लगाने लग गए उसको। तो शामत संविधान की भी थी, वो तो लोगों का भला हो कि उन्होंने इनको 240 पे रोक दिया। ये जो चीज है। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आज की तारीख में जो अंदर खाने चल रहा है, जो सबसे वाहियात और फजूले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप देखिए कौन कौन लोग हैं। अनुराग ठाकुर जब भी मुंह खोलते हैं, देखिए आप याद करिए उनकी क्या भाव भंगिमाएं होती है, क्या सारा होता है। रविशंकर प्रसाद, उनके चेहरे पे ही एरोगेंस, वो किस चीज की एरोगेंस मुझे समझ में नहीं आती। मंत्रालय भी गंवा चुके हैं दोनों अपने इन्हीं हरकतों के कारण, या कुछ और भी हरकतें थी। एक भाई का तो पेगासस नहीं काम करा दिया था, तो आई&बी मिनिस्टर था, उसी पे पेगासस लगा हुआ था भाई पे। उसने किसी को कुछ कहा तो नौकरी चली गई। अब वो फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं, सुबह से रात तक राहुल गांधी को करते हैं जो कुछ भी करते हैं रविशंकर प्रसाद। ये जो पूरे का पूरा, ये अपने अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, सार्वजनिक मंच से राज्य मंत्री थे, गोली मारो डैश को याद होगा आपको, और उसका उनको इनाम मिला था प्रमोशन का। तो संविधान पर जो ये लोग चर्चा कर रहे, कल जो राजनाथ सिंह जो भाषण दे रहे थे, मुझे उन पे केवल तरस आ रहा था, गुस्सा नहीं। कि देखिए ये आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 साल में पूरे के पूरे एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिए, पूरे के पूरे एक्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड का आपको ध्यान होगा, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति ईमानदारी की, ट्रांसपेरेंसी की, जवाबदेही की पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। राजनाथ सिंह को मैं आमतौर पर रिलेटिवली रीजनेबल आदमी मानता था, लेकिन पिछले 10.25 साल में जिस तरीके से उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया है बिफोर द पावर्स दैट बी, उसके बाद उनके प्रति मन में कोई हमारी श्रद्धा बचती नहीं है। जिस तरीके से वो कुतर्क गढ़ रहे हैं आजकल चीजों को डिफेंड करने के लिए, वो इमरजेंसी के ऊपर कल भी वो लगा रहे थे। प्रियंका ने ठीक कहा कि फिर कुछ सीख लीजिए ना आप, वो तो घोषित इमरजेंसी थी, चलो कोई बात नहीं, आपकी अघोषित का क्या करें। कुल मिलाकर के जो ये सारा घटनाक्रम जो चल रहा है ना पिछले 2 दिन से संसद के अंदर देख रहे हैं आप, ये इनकी जो दुखी दबी हुई पीड़ाएं थी, कल पहले प्रियंका ने इलाज कर दिया और आज राहुल गांधी ने फिर कुरेद दी वो। अब ये करें क्या, दोनों के सारा सिस्टम स्तब्ध है। फिर वही कुतर्कों का सारा, हालांकि प्रधानमंत्री जब हम अभी बात कर रहे हैं तो बोल रहे होंगे अभी संसद के अंदर 5:30 जो बोलना था उनको, वो उनका बिना भाषण सुने भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोल सकते हैं। वो एक खास किस्म के सिलेबस के पोस्ट ग्रेजुएट है वो आरएसएस के, कभी भी सवाल का जवाब वो दे नहीं सकते। कभी भी वो ये नहीं बताएंगे कि भैंस चुराने की बात मैंने क्यों कही थी या मंगलसूत्र चुराने की बात मैंने क्यों कही थी। ऐसी चीजें उन्होंने कही है मंच के ऊपर जिसका कोई जवाब ना तो आज तक मिला, और ये पहले व्यक्ति हैं जो इतने बड़े पद पे होते हुए जिनसे हम सवाल का जवाब ले भी नहीं सकते चाहकर भी। हमारे जैसे लोगों के पास अवसर ही नहीं, वो जो कभी इंटरव्यू भी होगा तो उसमें भी इनकी मानता दिखाई जाएगी, सारी बात है। आज की तारीख में जो ये सारी चीजें हो रही हैं, बेसिकली जो राहुल ने और प्रियंका ने 2 चीजें तो स्टेब्लिश की कि पहले राहुल अकेले थे, अब राहुल बाहर निकल करके देश में जन जागरण का काम कर सकते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर, खासतौर पर लोकसभा के अंदर जो क्या नाम है प्रियंका गांधी है, वो मोर्चे को थाम सकती है। एक चीज तो कल ये हुई, और वो बेटर ऑरेटर है, बेटर उनका कनेक्ट है, शब्दों पे बेहतर नियंत्रण है जो हम हमेशा से बात करते थे, और उनकी जो भाव भंगिमाएं भी है वो इंदिरा गांधी से कहीं ना कहीं मैच करती हैं एक यूनिक वे में, जब कम्युनिकेशन की दृष्टि से आप बात करते हैं तो। राहुल गांधी हिंदी भाषा में बेशक उतने पारंगत ना हो, लेकिन मास कनेक्ट के लेवल पे ठीक है, तो वो फील्ड में अपना काम करते रहे बेशक। और अब इंटरेस्टिंग बात यह होगा, दोनों बहन भाइयों ने जो भाषण दिया है, जो कल प्रियंका का चर्चा, अब राज्यसभा में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की तरफ से जो सोमवार और मंगलवार को जो संविधान पे बहस होने वाली है, एक तरफ तो खड़गे साहब बोलेंगे, दूसरा स्पीकर कौन होता है जो भारतीय जनता पार्टी को ऑल गन्स ब्लेजिंग अटैक कर सकता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज की तारीख में राज्यसभा में कांग्रेस के पास कोई बहुत अच्छे वक्ता बचे नहीं, सच्ची बात यह है कि कोई वक्ता उस तरीके के है नहीं, वकील टाइप के हैं जो जिरह करने लग जाते हैं। पॉलिटिक्स में आपको एक फ्लो के साथ भाषण करना होता है।
यहां पर जो राज्यसभा में जब होगा वो भी एक देखने की चीज होगी। और एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो ये संविधान की बहस थी, इसने पहली बार संसद के पटल पर ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके पैतृक संगठन की जो फॉल्ट लाइंस थी, जिसको लोग कहीं ना कहीं भूल जाते क्योंकि आर्टिकुलेशन होती नहीं, संसद में कोई गंभीर बहस हो ही नहीं पाती। आज भी देखा होगा आपने राहुल गांधी कितनी बार इंटरप्ट किया, बोलने नहीं दिया। प्रियंका के टाइम कोशिश कम की, लेकिन वहां भी कोशिश की। तो ये सारी चीजें जो फॉल्ट लाइंस दोबारा एक्सपोज हुई हैं, जो पूरे देश ने देखा है। अब मोदी जी हो या उनका बाकी इकोसिस्टम हो, या उसका जो आपका जो कीर्तन मंडली है मीडिया के नाम पर, वो इसको किस तरीके से आपको पता है ये प्रोपगेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तमाम चीजें। राहुल के भाषण में भी तमाम कमियां निकालेंगे। अभी भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा तपस्या को किस तरीके से वो किया जा रहा है, ऊर्जा को किस तरीके से वो किया जा रहा है। तो इनका अपना वो है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये संसद सेशन तो 6 दिन का रह गया बाकी। इसके बाद जैसे जोशी जी कह रहे थे, सबसे बेहतरीन मौका अगर कोई है वो है अब ईवीएम को लेकर के। और नॉट ओनली ईवीएम, जो महाराष्ट्र और हरियाणा में किया गया है वो डेटा मैनिपुलेशन के जरिए ईवीएम में खेल किया गया है। पहले बड़े पैमाने पर वोटें काटी गई है और उसके बाद सारे खेल हुए हैं बाकी। एक छोटी सी जानकारी सारे पैनल को दूंगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे। कल मैं किसी बीजेपी के नेता से बात कर रहा था कि भाई हरियाणा के अंदर तुम्हारे पास कितने पन्ना प्रमुख हैं? उसने कहा साहब 3.5 लाख पन्ना प्रमुख है हरियाणा में, 3.5 लाख। और एक पन्ने पे जो इलेक्टोरल रोल होता है उस पे 60 नाम होते हैं, यानी कि 2.25 करोड़ वोटरों के ऊपर तो सीधा सीधा चेक है इनका, उंगली है इनकी कि कौन किसको वोट देता है, उनको पता है क्योंकि उस मोहल्ले में रहते हैं, उस एरिया के। तो उनमें से कितनों की वोट कटी ये महाराष्ट्र में आपने देखा। और एक एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 25-25 हजार वोट बढ़ी। ये आनंद जी आपने देखा 152 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ है, हरियाणा के अंदर अभी तक उस पर वर्कआउट नहीं हुआ है, हालांकि फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस कांग्रेस करवा रही है उसका। महाराष्ट्र की जो चीजें आई ना कि 2019 के चुनाव से लेकर के और अब 2024 के लोकसभा तक केवल 32 लाख वोट नए बने 4.5 साल में। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में आनंद जी 40 लाख नए वोट बन गए 5 महीने के अंदर। ये वोट कौन से है? ये वही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो रहते कहीं और के हैं, वहां की वोट बनवा दी उनकी। ये सारी वो चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को 2 स्तर पे लड़नी पड़ेंगी, एक नैरेटिव के स्तर पर और दूसरी ग्राउंड पे अपने संगठन को मजबूत करके। जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी तो ईवीएम का आइसोलेशन में भी कोई जिक्र कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को अपने भी फॉल्ट लाइंस देखनी पड़ेंगी, ईवीएम के जरिए, डेटा मैनिपुलेशन के जरिए जो खेल हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। और कुल मिला के मुझे लगता है कि अब लोहा गर्म है, अब इनको देर नहीं करनी चाहिए। जैसे जोशी जी ने कहा, इनको सड़कों पर उतरना चाहिए, जरूरत पड़े तो बेसिक एक आध चुनाव का बायकाट करना पड़ जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर लोकतंत्र बचेगा तो चुनाव तो फिर भी हो जाएंगे। इनकी मंशा लोकतंत्र को खत्म कर देने की है। वो आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा। अगर यही परिणाम आना है तो फिर तो पुतिन वाला मॉडल ठीक है कि हर 5 साल में 2% बढ़ा दीजिए आप, इतने आगे वोट, चलो छुट्टी, कोई बात नहीं, हो गया काम। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई फिलहाल विकल्प नहीं है। जिस तरीके से दोनों बहन भाइयों ने फ्रंटल अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम की सोच पर, उनकी विचारधारा पर, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से आना पड़ेगा। और अडानी के मामले में जिस तरीके से बीजेपी एक्सपोज हुई है कि सारे विपक्ष को तोड़ने की भी कोशिश की है और विपक्ष टूट भी गया है एक तरीके से, आपने देखा होगा, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो चाहे सपा हो, उन्होंने अडानी के मामले में अलग दिखने की कोशिश की। तो मुझे लगता है एक स्टेज ऐसी भी है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी तो जिद्दी आदमी है, वो तो अडानी का जिक्र छोड़ेंगे नहीं, और ये अडानी का जिक्र बाकी अपोजिशन एक स्टेज से आगे करेगा नहीं। आने वाले 3-3.5 साल में मुझे लगता है ना केवल अडानी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होंगे, मोदी तो हो ही चुके हैं इस मामले में अडानी की दोस्ती में, ये केवल अकेले राहुल गांधी बचेंगे जिनके बारे में लोग ये कहा करेंगे कि देखिए राहुल ने तो पहले बताया था। आपको ध्यान हो, कोई भी मुद्दा देख लीजिए इस देश का, आप नोटबंदी से लेके कोविड प्रबंधन से लेके हर चीज राहुल ने पहले साउंड किया, और अब अडानी को लेकर के रह रहे के साउंड कर रहे हैं। इस देश को समझ में लेट आएगा। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को अब संसद की बजाय सड़क की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और संसद को संभालने के लिए प्रियंका गांधी तैयार है, जो कम से कम कल के भाषण से मुझे लगा। जी।